हेलो एवरीवन। श्वास करें इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं उसका नाम है बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, द्विरेखिक रूपांतरण। इससे रिलेटेड अपनी जो बेसिक मैपिंग्स थी, जो आधारी जो आपने क्या थी प्रतिचित्रण थे, वो हमने देख लिए थे ना, कुछ एक देखे थे, जिसमें एक तो आपका था ट्रांसलेशन, एक आपका था रोटेशन, मैग्निफिकेशन, और इनवर्स वाला देखा था, लीनियर फंक्शन देखा था ना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्निफिकेशन और लीनियर वाला, एक इनवर्स वाला और देखा। तो नेक्स्ट अपने पास में जैसे उनकी अगर हमें उनकी जानकारी है, हम उनके बारे में जानते हैं, तो उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, नेक्स्ट जो आपका रूपांतरण है, वो कौन सा आता है? बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये उन सारे ट्रांसफॉर्मेशंस को रिप्रेजेंट करता है ना, उन सारे रूपांतरणों को व्यक्त करता है। जिस तरीके से कि आपका ये जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये होता क्या है आपके पास में कि लेट माना कि W at Z plane is mapped on W plane such that माना Z समतल W समतल पर इस प्रकार प्रतिचित्रित होता है कि W is equal to AZ plus B upon CZ plus D, where B C minus AD is not equal to। आपकी एक मैपिंग इस तरीके की है, एक प्रतिचित्रण आपका किस तरीके का है कि आपके पास में W जो है वो इक्वल आता है AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D, जहाँ पे A, B, C और D चारों ही आपके क्या है? अचर राशियां हैं। कोई भी सम्मिश्र अचर हो सकते हैं A, B, C, D, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, लेकिन वो किस तरीके से कि B और C का जो गुणन है, जो B और C का मल्टीपल है, वो माइनस A डॉट D जो है वो आपका 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि ये आपका क्या है? एक बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इज अ बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर एक आपका क्या है? ये द्विरैखिक रूपांतरण कहलाता है, इज अ बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो, अगर आपके पास में फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें कि जैसे हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको एक बाइलीनियर क्यों कहते हैं, इसका मतलब बता रही हूँ। तो बाइलीनियर क्यों कहते हैं? जैसे हमने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वज्रानुपात किया। अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये अपने पास में बनेगा CWZ प्लस WD इज इक्वल टू AZ प्लस B। को हम क्या लिख सकते हैं? AZ और B को हम इस तरफ लेके आएंगे तो CWZ प्लस WD प्लस माइनस AZ प्लस B, सॉरी माइनस B इज इक्वल टू 0। अब देखो, ये जो इक्वेशन है अपनी, है ना, ये जो आपकी समीकरण है, ना तो इसमें z की पावर 2 आ रही है, ठीक है, z की पावर कितनी है? 1 है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। जो भी z के पद हैं, जितने भी आपके z की टर्म्स हैं, उसमें z की पावर कितनी है? z की घात है 1, ठीक है। वैसे ही अगर w की बात करेंगे तो w की पावर भी कितनी है? पूरे में 1 ही है। अगर एक ही है तो जब आपके पास में कोई भी समीकरण है, उसमें जो आपकी चर राशि है,
जो आपका वेरिएबल है उसकी पावर अगर एक ही है, उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, वो कैसी इक्वेशन है, रैखिक है, एक लीनियर इक्वेशन है, विच इज लीनियर इन बोथ Z एंड W। जो Z तथा W दोनों में रैखिक समीकरण है। दो वेरिएबल है, दो चर राशियां, एक W है एक Z है, दोनों में लीनियर है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बाई लीनियर। बाई का मतलब क्या होता है, टू। तो टू लीनियर वेरिएबल्स आर देयर इन दिस इक्वेशन। दो चर राशियां हैं और दोनों में ही कैसी है, ये रैखिक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। इसका एक और नाम जो है वो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। It is also called Mobius transformation। क्या कहते हैं इसको, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हिंदी में भी यही कहते हैं, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, मोबियस रूपांतरण। अब देखो हमारे पास में W क्या है, AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D, ये है। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू A अपॉन C और प्लस B माइनस AD अपॉन C डिवाइडेड बाय CZ प्लस का D। अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं, देखो देखो एलसीएम लेके देखिए अगर हम, तो ये अपने पास में क्या बनेगा, CZ प्लस D, है ना। और या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ये जैसे C का अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो ये अपने पास में बन जाएगा A अपॉन C प्लस BC माइनस AD डिवाइडेड बाई C स्क्वायर Z प्लस D अपॉन C। इसमें से अगर C बाहर ले लेंगे तो ये Z प्लस D अपॉन C आएगा। इसको एलसीएम लेंगे तो ये B को C हो जाएगा और C इसके साथ में आएगा तो C स्क्वायर। अब देखो इस वाले को अगर हम वापस करके देखना चाहें तो देखो ये आएगा C स्क्वायर Z प्लस D अपॉन C, और या फिर क्या बनेगा, ये C स्क्वायर Z, तो ये आ जाएगा A के साथ में C स्क्वायर Z प्लस C प्लस BC किसी को लगा दी। देखो AD से तो AD आपको कैंसिल आउट हो जाएगा ना, इन दोनों में से जब हम C कॉमन लेंगे तो ये आएगा AZ प्लस B, ठीक है। नीचे अपने पास में है C, CZ प्लस D, तो C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D, यही वापस मिल जाएगा।
तो इसमें क्या है कि ये जो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ था इसको हमने थोड़ा सा चेंज करके अलग वे में लिखा है। अब देखो, अगर आपके पास में, मैंने बोला था कि जब आपके पास में ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसकी कंडीशन क्या है कि BC माइनस AD जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ये 0 के बराबर हो गया, ये वैल्यू अगर 0 हो गई अपने पास में, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी ना। ऊपर अंश में, हर में, सॉरी अंश में, न्यूमरेटर में अगर आपका 0 बन गया, पूरी टर्म 0 हो गई। बचेगा क्या? A/C, जो कि क्या है? कांस्टेंट है, अचर राशि है। तो W इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट, तो मतलब ही नहीं रह जाएगा इस ट्रांसफॉर्मेशन का। इसलिए BC माइनस AD जो है ना वो 0 नहीं हो सकता। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के बाद में हमने क्या किया, इफ AD minus BC is equal to 0, this implies W is equal to A upon C. No means of a transform. इस रूपांतरण का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, यहाँ रूपांतरण है ही नहीं, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन है ही नहीं। Z की वैल्यू का क्या रखोगे? यहाँ पे कुछ नहीं है, Z है ही नहीं, तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन किस बात का रह जाएगा, है ना। तो इसलिए हमारे पास में क्या होता है, देयरफॉर आता है AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू 0। कभी भी आपके पास में AD माइनस BC क्या होता है, 0 के बराबर नहीं होता है। तो ये था आपके पास में क्या, एक रफ डेफिनेशन है आपकी किसकी, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, कि आपका जो भी ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइप का होता है उसको लीनियर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। कि इसमें आपके पास में क्या होते हैं, दो चर राशियां होती है Z और W, और दोनों ही कैसी होती है, लीनियर होती है। ये इसको क्या कहते हैं, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा नाम इसका हो गया मोबियस। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है अपने पास में, या प्रमेय या थ्योरम कह सकते हो आप इसको। तो पहली प्रमेय या थ्योरम क्या है आपके पास में, कि जो आपकी ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D कैन बी कंसिडर्ड as a can be considered as a result of the resultant of elementary transformation। हिंदी में इसको कहेंगे कि आपके पास में जो द्विरेखीय रूपांतरण है वो वो प्रारंभिक रूपांतरणों का परिणामी माना जा सकता है। वो प्रारंभिक रूपांतरणों का परिणामी माना जा सकता है। द्विरेखिक रूपांतरण, द्विरेखिक रूपांतरण ये को प्रारंभिक रूपांतरणों का परिणामी माना जा सकता है। दैट इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी कंसिडर्ड एज अ रिजल्टेंट ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी है आपके प्रारंभिक रूपांतरण, वही आपका ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्निफिकेशन, घूर्णन ना, वो वाला।
तो हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। प्रूफ में देखो अपने पास में जो W है ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, उसको अभी हमने एक फॉर्म में लिखा था जो कि क्या है अपना ए अपॉन सी प्लस बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर जेड प्लस डी अपॉन सी। अब आपका जो ट्रांसलेशन था है ना, वो किस तरीके का था? देखो ट्रांसलेशन था आपका z प्लस ए टाइप का, है ना, रूपांतरण। और जो आपका घूर्णन है, रोटेशन, वो ए जेड था, जबकि आपके पास में मोड ऑफ ए की वैल्यू 1 हो। और मैग्निफिकेशन आपका क्या था, आवर्धन, वो क्या था, ए जेड ही था, लेकिन इसमें ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपका, ग्रेटर देन 1 था। और संक्षिप्तीकरण जो होता है आपका, छोटा करने वाला होता है ना, मिनिमाइजेशन, उसमें क्या आता है, ए की वैल्यू आपकी लेस देन 1 आती है। इस टाइप के आपके क्या थे, वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस थे आपके, कौन से, प्रारंभिक रूपांतरण थे। अब W को हम इस तरीके से लिखा जा सकता है हमारी तरफ से। तो यहाँ पे आपको जो भी दिख रहा है ना, वो कौन से हैं, वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस की तरीके से लिए जा सकते हैं। कैसे कि जैसे अपने पास में यहाँ है z प्लस डी अपॉन सी, ए बी सी और डी चारों ही आपके क्या है, कॉन्स्टेंट से अचर है। तो हमने मान लिया लेट ये जो z प्लस डी अपॉन सी है ना, ये आपका किसके बराबर है, इसी एक्साई के बराबर है। ठीक है, अगर ये एक्साई के बराबर है तो देखो ये 1 अपॉन में है z प्लस डी अपॉन सी, तो हम एक चीज और मान लेते हैं कि लेट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्साई। अब इसको तो मान लिया हमने एक्साई, और 1 अपॉन एक्साई को क्या मान लिया, ईटा। अब ईटा के साथ में ये जो वैल्यू है ना, इसको हम मान लेते हैं कुछ और, डेल्टा। तो लेट ये क्या है अपने पास, बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू डेल्टा। तो देखो अपने पास में जो W है ना, वो क्या आएगा, W इज इक्वल टू ए अपॉन सी प्लस डेल्टा, है ना, यही बनेगा। यहाँ पे W इज इक्वल टू ए बाई सी प्लस ये पूरी वैल्यू किसके बराबर आएगी, डेल्टा के बराबर। यहाँ पे 1 अपॉन जेड प्लस डी अपॉन सी तो किसके बराबर है, ईटा के बराबर। और ईटा 1 अपॉन जेड प्लस डी अपॉन सी किसके बराबर है, सॉरी जेड प्लस डी अपॉन सी किसके बराबर, अपना एक्साई के बराबर। तो देखो इसमें 3 ट्रांसफॉर्मेशंस पता चले हैं। जैसे हम इसको अगर मान ले 1, तो 3 रूपांतरण, इसको 2 तो 3 और ये 4। तो देखो ये अपने पास में क्या आया है, एक तो अपने पास में आया है W प्लस ए अपॉन सी प्लस डेल्टा। तो ये किस तरीके का है अपने पास में, ट्रांसलेशन, है ना, रूपांतरण। और एक अपने पास में आया ये वाला, ये भी किसके बराबर है, एक्साई इज इक्वल टू जेड प्लस डी अपॉन सी, ये वाला और ये वाला, ये दोनों सेम सेम से। तो जो 1 और 4 है ना, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसे व्यक्त करते हैं ट्रांसलेशन। फिर ये जो है आपका सेकेंड वाला, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये देखो एटा इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्साई है। तो 1 अपॉन में जो भी वैल्यूज आती है उसको आप किससे लिखते हैं, इनवर्स से। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है अपना, प्रेजेंट इनवर्स मैपिंग। और जो अपना तीसरा वाला है ना, थर्ड वाला, ये वाला, इसमें देखो ये तो है कांस्टेंट वैल्यू, है ना, बी सी ए डी सी सारी कांस्टेंट से, तो पूरा कांस्टेंट होगा, अचर राशि होगी। अब अगर इस अचर राशि का जो परिमाण है, मॉडुलस ऑफ ले अगर हम, और वो 1 के बराबर आ जाए, तब तो ये क्या होगा, घूर्णन, रोटेशन हो जाएगा। अगर इसका मान 1 से ज्यादा है ना, इज ग्रेटर देन 1, तो ये क्या बन जाएगा,
मैग्निफिकेशन, ठीक है, आवर्धन। और अगर हम इसकी वैल्यू चेक करें और वो 1 से कम आ गई तो क्या बन जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्शन, संक्षिप्तीकरण। तो इसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि ये क्या बनेगा। तो जो अपना जो तीसरा वाला है, रिप्रेजेंट आइदर ऑफ रोटेशन, मैग्निफिकेशन और कॉन्ट्रैक्शन। अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ, इसके आधार पर ये अपने पास में BC माइनस AD जो है ना, डिवाइडेड बाई C स्क्वायर का मॉडुलस 1 है, या फिर की वैल्यू अपने पास में क्या है, 1 से ज़्यादा है, या फिर BC माइनस AD कितना है, C स्क्वायर से कम है, 1 से कम। तो अगर आपके पास में एक बराबर टू 1 है, इक्वल टू 1 है तो रोटेशन हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 है तो मैग्निफिकेशन, और लेस देन 1 है तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा ना। तो एक तो हो गया स्थानांतरण, एक हो गया अपना व्युत्क्रमण। और ये हो गया अपना क्या, घूर्णन और आवर्धन, घूर्णन, आवर्धन और संक्षिप्तीकरण, ठीक है। तो एक जो ट्रांसफॉर्मेशन है अपनी, कौन सी, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी ये जो है ये किसके रूपांतरणों का परिणामी है, अपने प्रारंभिक रूपांतरण, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, इनका क्या है, एक रिजल्टेंट है। तो इसमें सारे आ गए, कौन कौन से अपने पास में बन गए, एक तो ट्रांसलेशन आ गया, स्थानांतरण, एक अपने पास में इनवर्स आ गया, व्युत्क्रमण, और एक अपने पास में जो इक्वेशन है उससे रोटेशन, मैग्निफिकेशन और कॉन्ट्रैक्शन। तो ये इम्प्लाई क्या करता है, दिस इम्प्लाइज द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आता है समीकरण 1, 2, 3, 4 व्यक्त करती कि द्विरैखिक रूपांतरण प्रारंभिक रूपांतरणों का परिणामी है। Therefore, equation 1, 2, 3, 4 represents that the bilinear transformation is the resultant of elementary transformation. तो ये आपका क्या था, एक रिजल्ट था कि अगर आपको कोई भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, उसमें से अगर आपको ट्रांसलेशन निकालना है या कोई भी चीज़ निकालनी है तो उस हिसाब से, जैसे आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया, ठीक है, बाइलिनियर, अब आपको बोल रहा है कि इसमें से ना ट्रांसलेशन वाला मतलब बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया, आपको ट्रांसलेशन, स्थानांतरण वाला जो है ना, मैपिंग, प्रतिचित्रण, वो बताना है, वो क्या होगा, वो कौन सा होगा, z प्लस डी अपॉन सी। अब z का मान लिखो, d और c का मान इसके अंदर दिया हुआ रहेगा, ये d है ये c है, तो यहाँ पे रख देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, अपना ट्रांसलेशन, रूपांतरण मिल जाएगा। और जैसे ही अपने रूपांतरण में हमारे पास में जो भी वैल्यू आएगी उसको 1 अपॉन में लिख देंगे, है ना। xi का मान ये है कि जो भी मान आएगा उसको अपन अगर 1 अपॉन लिख देंगे तो हमें कौन सा मिल जाएगा, इनवर्स वाला, व्युत्क्रमण। और ये जो भी वैल्यू आई है अपने पास में, इसको अगर हम इसके साथ ही लिख लें अपने पास में BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर के,
और इसका मान ज्ञात कर ले कि अपने पास में 1 के बराबर है या 1 से ज़्यादा है या लेस देन 1 है, उसके अकॉर्डिंग हमें कौन सा मिल जाएगा, ये तीनों मिल जाएंगे। तो दिए गए किसी भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से हम ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन जो अपने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हैं, अपने जो प्रारंभिक अपने रूपांतरण है उनको ज्ञात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं एक एग्जाम्पल पे कि हमें दिया हुआ है W इज इक्वल टू 2z प्लस 3 अपॉन 3z प्लस 4। अब बोल दिया जैसे इसमें से हमें क्या निकालना है, ट्रांसलेशन निकालना है। तो ट्रांसलेशन क्या होता है, W इज इक्वल टू, देखो पहले तो इसके अंदर ये चेक करो कि ए बी सी की वैल्यू क्या है। ए बराबर कितना है अपने पास में 2 है, बी इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू 3 और डी बराबर कितना है 4 है। ठीक, तो ए डी माइनस बी सी की वैल्यू कितनी है, ये ए और डी है ना, ए डी, अच्छा हमें डब्ल्यू लिखते हैं तो बी सी माइनस ए डी करते हैं, तो बी सी माइनस ए डी निकाल लेते हैं। बी सी माइनस, ये बी सी इज इक्वल टू 9 माइनस ए डी इज इक्वल टू 8 इक्वल टू 1, जो कि अपना 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं है इसका मतलब इसका ट्रांसलेशन जो है वो पॉसिबल है। अब W को हम क्या लिखते हैं, ट्रांसलेशन तो बाद में करेंगे, पहले W को हम लिख लेते हैं अपनी फॉर्म में। W इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी होता है। इसको हम लिखते हैं ए अपॉन सी प्लस बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर जेड प्लस डी अपॉन सी, है ना। तो इस W को किस तरीके से लिख सकते हैं हम, ए अपॉन सी, ए अपॉन सी का मतलब क्या हो गया 2/3 प्लस बी सी माइनस ए डी की वैल्यू हमने निकाल रखी है कितनी 1 डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, सी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9 और z प्लस डी बाई सी, तो डी बाई सी मतलब 4/3। ठीक है, ये तो हमने इस ट्रांसफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब अगर हमें निकालना है ट्रांसलेशन, कौन सा, स्थानांतरण। अगर हमें स्थानांतरण की वैल्यू निकालनी है तो स्थानांतरण कौन सा होता है, z प्लस डी बाई सी, तो अपने पास में वो क्या आ गया z प्लस 4/3, जो कि किसके बराबर है, सी xi के बराबर। अब अगर हमें चाहिए इनवर्स, इनवर्स क्या होगा, ईटा इज इक्वल टू 1/xi, 1/xi का मतलब क्या हो गया 1/z प्लस 4/3, तो व्युत्क्रमण का मान क्या आ गया, ईटा इज इक्वल टू 1/z प्लस 4/3। अब अगर हमें चाहिए क्या रोटेशन या मैग्निफिकेशन, के लिए हमारे पास में वैल्यू है W इज इक्वल टू 1/9 डेल्टा बराबर 1/9 और इसका मान किसके बराबर है, ईटा के बराबर, ये क्या आएगा ईटा अपॉन 9। अब देखो अपने पास में जो ईटा का जो कोफिशिएंट है, जो ईटा का जो गुणांक है वो कितना है 1/9, क्या इसका मॉडुलस 1 के बराबर होता है, नहीं होता है ना, नहीं होता। और 1/9 आपका क्या है, ग्रेटर देन 1 है क्या, नहीं है, कैसा है आपका लेस देन 1 है। तो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी आपको, कॉन्ट्रैक्शन, संक्षिप्तीकरण। और अपना जो एक जो दूसरा ट्रांसलेशन है वो किसके बराबर आएगा, एंड W इज इक्वल टू A बाई सी प्लस डेल्टा, एक अपने को मिल जाएगा ये वाला। A बाई सी का मतलब क्या है 2/3, तो 2/3 प्लस डेल्टा, एक ट्रांसलेशन हो गया ये वाला। तो दो तो है हमारे पास स्थानांतरण, एक अपना है इनवर्स और एक हो गया कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इन सब का मान निकाल सकते हैं। अब इसके बाद में जो अपन देखेंगे वो क्या है, एक थ्योरम है।
थ्योरम क्या कहती है आपके पास में? The bilinear transformation maps a circle or straight line onto a circle or straight line. इसका मतलब क्या है कि जो आपका द्विरेखिक रूपांतरण है वो एक वृत्त या रेखा को एक वृत्त या रेखा पर ही रूपांतरित करता है। एक द्विरेखिक रूपांतरण वृत्त या सरल रेखा को वृत्त या सरल रेखा पर प्रतिचित्रित करता है। अगर आपके पास में, अब ये क्या बोल रहा है कि जब भी आप बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, जब भी आप द्विरेखिक रूपांतरण की बात करते हैं, तो अगर आपको एक वृत्त की समीकरण दी है या फिर एक सर्कल की समीकरण दी है, कोई भी एक दी है, या तो वो वृत्त होगा या तो वो सरल रेखा होगी, या तो एक सर्कल होगा या स्ट्रेट लाइन होगी, तो उनकी जो मैपिंग है आपकी, है ना, वो भी क्या आएगा, या तो एक सरल रेखा आएगी या तो एक वृत्त आएगा। मतलब अगर सर्कल है तो या तो वो सर्कल पे जाएगा या तो लाइन पे आएगा, और अगर वो लाइन है तो या तो वो सर्कल पे आएगी या तो आप लाइन पे जाएगी, है ना। और ये हमने जब ट्रांसफॉर्मेशंस देखे थे तब हमने लिया भी था कि आपके पास में सर्कल और लाइन पे वो किस कंडीशन में किस पे जाता है। तो इसमें भी देख लेते हैं, अपने बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी हमने जब कॉन्फॉर्मल की बात की थी, जब अनुरेखण की बात की थी, तब उसमें पढ़ा था। तो इसमें और देख लेते हैं अपने। तो जैसे हमने मान लिया, माना दी गई दिए गए वृत्त का समीकरण निम्न प्रकार से है। लेट द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज एज बिलो। इस तरीके से है, ए जेड जेड बार प्लस बी जेड बी बार जेड बार प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है, आपकी वृत्त की समीकरण है, लेकिन इसमें x और y में नहीं लिखा है, हमने किस में लिखा है, z प्लेन में लिखा है, अपने z समतल में। ए जेड जेड बार प्लस बी जेड प्लस बी बार जेड बार प्लस सी, जहाँ पे ए बी और सी क्या है अपने पास में, ए तथा सी वास्तविक संख्याएं तथा बी सम्मिश्र अचर। ए और सी तो कैसे हैं आपके, रियल है ना, कैसे हैं, रियल है।
और जो b है ना वो क्या है आपका एक कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब a और c पे जब हम बार लगाएंगे ना, कॉन्जुगेट जो निकालते हैं वो इसका नहीं निकलेगा, a और c का कॉन्जुगेट a और c रहेंगे, लेकिन b का जो कॉन्जुगेट है ना वो अलग हो जाएगा, क्योंकि ये सम्मिश्र संख्या है तो आयोटा तो होगा उसके अंदर। अगर आयोटा होगा तो बार में वो चेंज हो जाएगा माइनस आयोटा में। तो ये क्या है हमारी एक दी गई समीकरण का वृत्त की क्या है समीकरण। अब देखो अगर हम इसको किस में चेंज करते हैं, डब्ल्यू प्लेन में, ठीक है, तो द्विरेखिक रूपांतरण में आपका क्या आता है, z इज इक्वल डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/z आता है ना। तो इनवर्स की अगर हम बात करें, सिंस w इज इक्वल टू 1/z, this implies z is equal to 1/w and z bar is equal to 1/w bar, है ना। इनका अगर हम यूज करें तो अपने पास में जो समीकरण है वो किस में बजाएगी, ए जेड, जेड मतलब 1/w, जेड बार मतलब 1/w बार, प्लस बी जेड प्लस बी बार जेड बार प्लस सी बराबर 0। पूरे को डब्ल्यू डब्ल्यू बार से गुणा कर दें अगर हम, तो यहाँ पे तो ये दोनों हट जाएंगे, प्लस बी, डब्ल्यू तो कैंसिल आउट हो जाएगा, डब्ल्यू बार रह जाएगा, में डब्ल्यू बार तो हट जाएगा और डब्ल्यू रह जाएगा, प्लस इसमें दोनों रह जाएंगे। तो ये क्या है अपनी एक रूपांतरित समीकरण, वृत्त की समीकरण किसमें है, इन जेड प्लेन, इन डब्ल्यू प्लेन में, डब्ल्यू समतल। अब देखो जैसे हमारे पास में एक तो ये समीकरण हो गई, मतलब इसको हम नंबर दे देते हैं 2 और इस वाले को हम नंबर दे देते हैं 1। अब अपने पास अगर z प्लेन में समीकरण है ये वाली, है ना, अगर इसमें a की वैल्यू 0 हो जाती है ना, अगर a कितना हो 0 हो तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसे व्यक्त करेगा, एक स्ट्रेट लाइन को, सरल रेखा को, है ना। और अगर ये एक सरल रेखा है और c 0 नहीं है ना, c 0 नहीं है, a 0 है और c 0 नहीं है, तो ये क्या बनेगी, एक सरल रेखा बनेगी। अगर हम फिर z प्लेन w में बात करेंगे तो देखो a तो 0 हो गया, c 0 नहीं है, a तो 0 हो गया लेकिन c 0 नहीं है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल को। तो अगर आपकी z में अगर वो एक लाइन है तो w में क्या बनेगा, सर्कल बनेगा ना। अगर a भी 0 है c भी 0 है, अभी पिछले वाले में क्या था, c 0 नहीं था। जब भी आपका कोई कांस्टेंट अवेलेबल है ना, कांस्टेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो मूल बिंदु से नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जो लाइन बनेगी ना वो आपकी मूल बिंदु ओरिजिन से नहीं जाएगी, अगर c 0 नहीं है तो अपने पास में जो सर्कल बनेगा ना यहाँ पे, जैसे a 0 है c 0 नहीं है, तो ये जो वृत्त है, ये जो सर्कल है, ये मूल बिंदु से गुजरेगा, क्योंकि इसमें कांस्टेंट की वैल्यू कैसी आ रही है, 0 आ रही है अपने। अगर यहाँ पे a और c दोनों 0 हो जाते हैं तो सिर्फ इतनी सी बचेगी लाइन। ये किसकी समीकरण होगी, लाइन की, लीनियर है, पावर नहीं होते ना, दो चीजें एक साथ नहीं होती है, z की अगर दोनों वैल्यू एक साथ नहीं है तो वो लीनियर होता है। तो ये क्या बन गया आपके पास में, लीनियर, वो लाइन जो आपका मूल बिंदु से ओरिजिन से गुजरती है, क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं बचेगी। a और c अगर दोनों 0 है तब ये क्या बनेगा, यहाँ पे भी लाइन बन जाएगी, वो कौन सी, जो मूल बिंदु से गुजरती है, ठीक है। तो ये तो थी अपने पास में क्या, सर्कल और लाइन की। अब जैसे a भी 0 नहीं है, c भी 0 नहीं है, तो अपने पास में क्या बनेगा, ये इक्वेशन बन जाएगी, मतलब सर्कल मैप टू सर्कल, सर्कल किस पे आएगा, सर्कल पे। लेकिन इनके अलावा, सर्कल या फिर स्ट्रेट लाइन के अलावा ये कहीं पे भी मैप नहीं होगी। अब देखो इसका जो अभी जो मैंने बताया था वो मैंने कॉन्फॉर्मल मैपिंग में बता रखा है
ना, जो हमने पिछली जो मैपिंग्स पढ़ी थी उसमें मैंने एक पूरा लिखवाया था, चारों पॉइंट्स लिखवाए थे कि कब तो सर्कल लाइन पे जाएगा और कब लाइन लाइन पे जाएगी या फिर लाइन सर्कल पे जाएगी, किस पोजीशन के अंदर, किस कंडीशन के अंदर। उसके 4 पॉइंट्स थे, वो आप एज इट इज यहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास में जैसे ये जो समीकरण है ये क्या बन सकती है, अगर C0 नहीं है तो ये वृत्त की समीकरण होगी, अगर C0 है तो लाइन होगी, ठीक है। वैसे ही ये अपनी जो समीकरण है ये या तो A0 नहीं है तब तो ये सर्कल बनेगा, और अगर A0 है तो लाइन रहेगी। तो ये जो समीकरण है दोनों, ये या तो लाइन हो सकती है या तो सर्कल हो सकती है, दो ही पॉसिबिलिटीज है, इसके अलावा तीसरी कुछ है ही नहीं। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में जो स्ट्रेट लाइन और सर्कल है वो स्ट्रेट लाइन और सर्कल पे ही मैप होता है। बाय इक्वेशन 1 and 2 we can see that सर्कल और स्ट्रेट लाइन is mapped onto सर्कल और स्ट्रेट लाइन ओनली अंडर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये आपकी क्या थी, एक थ्योरम है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसके थ्रू एक सर्कल सर्कल या लाइन पे जाएगा, एक लाइन सर्कल या लाइन पे जाएगी, के अलावा कुछ और नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में जो पॉइंट आता है नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है क्रॉस रेशियो, वज्रानुपात। सॉरी, वज्रानुपात। अब देखो वज्रानुपात क्या होता है कि आपके पास में 4 पॉइंट्स हैं, Z1 Z2 Z3 Z4। उन चारों का क्या बनाता है, एक वज्रानुपात बनता है, क्रॉस रेशियो बनता है। वो किस तरीके से आता है कि जैसे आपके पास में क्या है, चार चार पॉइंट्स हैं, Z1 Z2 Z3 Z4। तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 2 ब्रैकेट लगाने बड़े वाले और Z1 Z2 Z3 Z4, बीच में कॉमा नहीं है, बस आपको लिखना है Z1 Z2 Z3 Z4। तो क्रॉस रेशियो कैसे निकलेगा, Z1 माइनस Z2 Z3 माइनस Z4 डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z3 Z4 माइनस Z1 को वज्रानुपात कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वज्रानुपात कहते हैं, आपका क्रॉस रेशियो करते हैं, जहाँ पे आपका Z1 Z2 Z3 Z4 सारे कैसे हैं, भिन्न होने चाहिए, ठीक है। where all Z1 Z2 और आर डिफरेंट।
इसमें क्या होता है कि जैसे आपके पास में, हमारे पास क्या है कि z में 2 या 3 मान दिए हुए हैं, या 3 या 4, जितने भी मान हैं, 3 4 दिए हुए हैं, 4 दिए हुए हैं, या तो 3 होंगे या तो 4 होंगे। उनकी मैपिंग आपको देखनी है, उनका प्रतिचित्रण किस में, डब्ल्यू प्लेन में। तो आपको ये देखना है कि वो जो 3 पॉइंट है z में, वो w में कहाँ पे मैप हो रहे हैं, है ना, w में वो कहाँ प्रतिचित्रित हो रहे हैं। तो वो हम किसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, इस क्रॉस रेशियो वज्रानुपात की मदद से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास में क्या है, एक थ्योरम है कि थ्योरम क्या है, given 3 distinct points z1 z2 z3, the extended z plane and corresponding points in w plane are w1 w2 w3, then there exists a mapping w is equal to x such that f of z1 is equal to w1, f of z2 बराबर w2, f of z3 बराबर w। तो इसमें क्या है आपके पास में कि आपका जो z प्लेन है उसमें 3 पॉइंट है, z1 z2 z3, और w प्लेन में वो 3 पॉइंट्स कौन से हैं, w1 w2 w3, सच दैट कि z1 जो है वो w1 पॉइंट पे जा रहा है, z2 जो है वो w2 पे जा रहा है, और अपना z3 जो है वो w3 पे जा रहा है। तो हमारे पास में क्या होगी, एक ऐसी मैपिंग होगी अपने पास में, और वो मैपिंग कौन सी होगी, बाइलिनियर। हमें क्या निकालना है, एक बाइलिनियर मैपिंग निकालना है, w इज इक्वल टू कोई फंक्शन ऑफ z का। तो देखो हमारे पास में गिवन रहता है, प्रूफ में दिया क्या रहता है कि अपने पास में जो w प्लेन है, जो अपना बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो किस तरीके से दिया जाता है, w इज इक्वल टू ए जेड प्लस डी अपॉन बी जेड प्लस सी जेड प्लस ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस टी। ठीक है, इस फॉर्म में दिया जाता है आपको w। अब हमारे पास में 3 पॉइंट है, एक w1 है, एक w2 है, और एक कौन सा है, w3 है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि अपने पास जो w1 है की मैपिंग की, वो किसकी मैपिंग है, z1 की। तो z1 जब हम रखेंगे तो हमें w1 मिलेगा, तो मतलब w1 इज इक्वल टू ए z1 प्लस डी अपॉन प्लस बी अपॉन सी z1 प्लस टी। ठीक है, वैसे ही w2 हमें क्या मिल जाएगा, ए z2 प्लस डी अपॉन बी सी z2 प्लस टी। और वैसे ही w3 कब मिलेगा, जब z इक्वल टू कितना हो, z3, ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी।
ये 3 पॉइंट आ गए अपने W1, W2 और W3। अब हमने क्या सॉल्व किया था, क्रॉस रेशियो किया था 4 पॉइंट्स के लिए। अभी हमारे पास कितने 3 पॉइंट है, चौथा पॉइंट कौन सा हो जाएगा, W। तो अगर अपने पास में चौथा पॉइंट W है तो हम यहाँ से अपना क्रॉस रेशियो निकाल सकते हैं, किसका, W, W1, W2, W3। ये किसके बराबर आएगा, W माइनस W1, है ना, और W माइनस W1, W2 माइनस W3 डिवाइडेड बाय W1 माइनस W2 और W3 माइनस W। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनके मान निकालने हैं। अब अगर हमें इनके मान मिल जाते हैं तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर। दूसरा देखो, एक चीज हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि जैसे ये वाला जो टर्म है आपका, ये जो फैक्टर है और ये वाला जो फैक्टर है, इन दोनों में से अगर हम माइनस साइन कॉमन ले तो वो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, W माइनस W1, W2 माइनस W3, ये तो क्या बन जाएगा, W माइनस W3, माइनस साइन बाहर लेंगे तो, और ये क्या बन जाएगा, W2 माइनस W1। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से दोनों में से माइनस बाहर लिया तो ये अपने पास में ऐसे ट्रांसफॉर्म हो गए, और माइनस किसके बराबर होगा, प्लस का, तो फिर ये पॉजिटिव ही रह जाएगा। तो ये और ये दोनों चीजें आपस में क्या है, बराबर है। हमें इनके मान निकालने हैं। तो देखो, एक तो अपने पास में है W माइनस W1 और एक है W माइनस W3। दूसरा जो है वो क्या है, W2 माइनस W3, W2 माइनस W1। अब देखो, W माइनस W1, W2 माइनस W1 ना, ये दोनों सेम से हैं, कब क्या अलग है, W और W2 अलग है। वैसे ही ये दोनों भी सेम है, बस W और W2 अलग है। अगर हम W की जगह W2 या W3 रख दे, है ना, W2 पुट कर दे, तो अपने पास में यही वाली चीज़ बन जाएगी, बस थोड़ी सी क्या बनेगी, रिवर्स में। तो हमें एक ही वैल्यू निकालनी है, वो कौन सी है, W माइनस W1 डिवाइडेड बाय W माइनस W3। तो हमें वैल्यू चाहिए, नाउ सिंस W माइनस W1 इज इक्वल टू, W और W1 का मान पता है आपको, यहाँ पे है, ये W है, ये W1 है, पुट कर दो। ये क्या बनेगा अपने पास में, AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D माइनस, या एक जनरल टर्म अगर हम निकालें, है ना, तो K लिख देते हैं, तो W माइनस W1, W2, W3 K की वैल्यू के हिसाब से मिल जाएगा। तो W माइनस WK अगर हम करें तो ये किसके बराबर आएगा, AZK प्लस B डिवाइडेड बाई CZK प्लस D। ठीक है, का जब हम एलसीएम लें दोनों तरफ तो ये अपने पास में बनेगा CZ प्लस D, CZK प्लस D, CZ के प्लस D इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, तो ये बनेगा AZ प्लस B मल्टीप्लाई CZK प्लस D माइनस AZK प्लस B, और ये गुणा किससे होगा, CZ प्लस D से। तो हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो W माइनस WK इज इक्वल टू, गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, ACZZK AZD प्लस BCZK प्लस BD माइनस ACZZK माइनस ADZK माइनस BCZ माइनस BD डिवाइडेड बाय CZ प्लस D एंड CZK प्लस DK। अब देखो, इसमें से दो चीजें तो आपकी हो गई है कैंसिल आउट, है ना,
कौन सी, एक तो हो गया बी डी, ठीक है, और एक हो गया ये ए सी प्लस जेड जेड के -1, ठीक है। अब देखो इसमें हमारे पास जो चीज़ें बची है उसमें ए जेड डी और एक अपने पास में है ए जेड के डी। ए और डी इन दोनों में कॉमन है, हम बाहर ले सकते हैं ना, और इस वाली और इस टर्म में भी आपके पास में क्या है, सी और बी कॉमन है, इसको हम बाहर ले सकते हैं। तो ये अपने पास में क्या बन जाएगा, W माइनस डब्ल्यू के बराबर ए डी जब अपन बाहर लेंगे तो यहाँ से z आएगा, वहां से -z के, और माइनस ऑफ बी और सी बाहर ले तो ये बनेगा z माइनस z। नीचे बनेगा सी जेड प्लस डी, सी जेड के प्लस डी। तो W माइनस डब्ल्यू के आपके पास में आ गया कितना, z माइनस z के अपन बाहर ले सकते हैं, और ये बन जाएगा अपने पास में ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाई सी जेड प्लस डी एंड सी जेड के प्लस डी। ये एक जनरल ट्रांसफॉर्मेशन है W माइनस डब्ल्यू के, तो हम निकाल सकते हैं अपना क्या, W माइनस W1 डिवाइडेड बाई W माइनस W2, पुट K इज इक्वल टू 1 and 2। तो 1 और 2 रखेंगे K का मान, तो हमने W1 और W2 दोनों मिल जाएंगे। तो देखो जब W माइनस W1 लिखेंगे अपन तो अपने पास में बनेगा Z माइनस Z1, K इज इक्वल टू 1, ए डी माइनस बी डिवाइडेड बाई सी जेड प्लस डी, सी जेड वन प्लस डी। ये तो कौन सा आ गया, W माइनस W1। अब डिवाइड में है W माइनस W2, इसके डिवाइड में है तो ये वैल्यू क्रॉस हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा अपने पास में सी जेड प्लस डी, सी जेड टू प्लस डी डिवाइडेड बाई Z माइनस Z2 ए डी माइनस बी। तो देखो इसमें ए डी माइनस बी सी और सी जेड प्लस डी दोनों में सेम है, कट जाएंगी, जो बाकी बच गया उसको लिख देते हैं। तो आएगा W माइनस W1 डिवाइडेड बाई W माइनस W2 इज इक्वल टू Z माइनस Z1 CZ2 प्लस D CZ1 प्लस D Z माइनस Z2, ठीक है। अब ये वैल्यू किसकी है अपने पास में, W माइनस W1 और W माइनस W2 की है। नेक्स्ट अगर हमें इसकी वैल्यू तो मिल गई है ना, W माइनस W1, अच्छा W3 था ना, हमें चाहिए W अपॉन W माइनस W3 था, 3 है तो हम 2 की जगह क्या कर लेंगे, यहाँ पे 3 कर लेते हैं। यहाँ 3 करेंगे तो अपने पास में यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी, 3 आ जाएगा Z की जगह। तो अपने पास में कौन सी वैल्यूज आ गई, एक तो हो गया W माइनस W1 और एक कौन सा हो गया W माइनस W3। तो ये वाला पार्ट तो हो गया, अब हमें ये चाहिए ना। तो देखो W2 माइनस W3, W2 माइनस W1, इसमें बस W की जगह क्या है, W2 है। तो हमारे पास में जो वैल्यू है उसको अगर हम थोड़ा सा रिवर्स करें, तो मैंने कहीं पे इक्वेशन तो नहीं दी है, नहीं है ना, नहीं है, तो इसको हम 1 ही ले लेते हैं। 1 को अगर हम रिवर्स लिखेंगे तो ये अपने पास में क्या बन जाएगा, W माइनस W3 अपॉन W माइनस W1 इज इक्वल टू, ये रिवर्स होगा तो CZ1 प्लस D
Z माइनस Z3 अपॉन Z माइनस Z1 3Z3 प्लस D। हमें W की जगह क्या चाहिए, W2 चाहिए, तो Z की जगह भी क्या हो जाएगा, Z2 हो जाएगा। तो W2 माइनस W3 अपॉन W2 माइनस W1 इज इक्वल टू CZ1 प्लस D। जहाँ जहाँ Z है ना उसकी जगह Z2 और W की जगह W2, तो ये क्या बनेगा Z2 माइनस Z3, Z2 माइनस Z1 CZ3 प्लस, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो देखो हमें इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों से वैल्यू मिल चुकी है, किसकी, इसकी। तो इसको एम इक्वेशन दे देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ 1 एंड 2 इन इक्वेशन नंबर ए। तो इस वाले इन दोनों का मान भी है हमारे पास, इन दोनों का मान भी है, दोनों की वैल्यू है, इसमें पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो अपने पास में क्या मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज W, W1, W2, W3 जो कि आपका बराबर होता है W माइनस W1, W2 माइनस W3, W माइनस W3, W2 माइनस W इज इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू रखूँ तो पहली वैल्यू अपने पास में कौन सी है, ये वाली है ना। तो Z माइनस Z1 CZ3 प्लस D CZ1 प्लस D Z माइनस Z3। ठीक है, और दूसरी जो वैल्यू है वो ये रही CZ1 प्लस D Z2 माइनस Z3 Z2 माइनस Z1 CZ3 प्लस D। देखो जो कट रहा है उसको तो काट दो, और जो अपने पास में जो बच गया है वो क्या है, Z माइनस Z1 Z2 माइनस Z3 Z माइनस Z3 Z2 माइनस Z1 के बराबर आएगा। तो देखो इस ये जो वैल्यू थी ना उसके एज इट इज इसकी वैल्यू आई है, और इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, Z, Z1, Z2, Z3। तो जो W, W1, W2, W3 है वो किस पे मैप होगा, Z, Z1, Z2 और Z3। जहाँ पे W1 Z1 पे आएगा, W2 Z2 पे आएगा, W3 Z3 पे। तो इस वाली इक्वेशन से जब हम इसमें W1, W2, W3, Z1, Z2, Z3 के मान रख देंगे, इस तरफ तो अपना वेरिएबल बचेगा, चर राशि कौन सी बचेगी, W, और इस तरफ कौन सी बचेगी, Z। तो हमें क्या मिल जाएगा, W इज इक्वल टू एक फंक्शन ऑफ Z मिल जाएगा, जो कि हमारे क्या होगी, एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, द्विरैखिक रूपांतरण जो है वो हमें मिल जाएगा। समीकरण 3 जो है वो आपको क्या देगी, एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन या द्विरैखिक रूपांतरण को निरूपित करती है। इसी तरीके से आप क्या है कि जैसे आपने अभी 4 पॉइंट लिखे थे W, W1, W2 और W3, इसी में अगर हम 4 पॉइंट ले लेते हैं, है ना, W1, W2, W3, W4, तो वो किस पे मैप होगा आपका, Z1, Z2, Z3, Z4। ठीक है, मतलब जो आपका W1 माइनस W2 है, W3 माइनस W4 है,
W3 माइनस W1 माइनस W4 किसके बराबर आएगा? Z1 माइनस Z2, Z3 माइनस Z4, Z1 माइनस Z4, Z3 माइनस Z2। ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इनका क्रॉस रेशियो क्या होगा? बराबर होगा। जो हमारे पास अभी W था ना, तो उसकी जगह हमने क्या ले लिया? W4 ले लिया। 4 पॉइंट हो गए। तो अपने पास में ये दोनों आपस में क्या आते हैं? बराबर आएंगे। इसको भी आप उसी तरीके से देख सकते हो। इसको अगर आपको प्रूफ करना है तो W इज इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D है ना। प्रूफ लेना है तो W1 माइनस W2 कर लो। तो वही W1 कब आएगा आपके पास में? जब यहाँ पे Z1 होगा। ठीक है। W2 कैसे मिलेगा आपको? AZ2 प्लस B अपॉन CZ2 प्लस D। वैसे ही W3 होगा कौन सा? AZ3 प्लस B अपॉन CZ3 प्लस D। और W4 मिल जाएगा अपने पास में AZ4 प्लस D अपॉन CZ4 प्लस D। तो W माइनस W1 निकालोगे तो इन दोनों को एक दूसरे से माइनस कर दो। फिर W3 माइनस W4 निकाल लो। फिर W3 माइनस W2 और W1 माइनस W4। इन सब का मान जब आप निकाल लोगे एक दूसरे में से, इनमें से माइनस करके, तो जब आप इनको वैल्यूज़ को रखोगे तो आपके पास में जो मिलेगी वो ये वैल्यूज़ होंगी। ये आप खुद से कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये थ्योरम वैसे इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है मोस्टली कि आप ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन बताइए यहाँ से कि 3 पॉइंट दे दिए इसके और 3 पॉइंट दे दिए Z के, तो आपको क्या निकालना है? वो रूपांतरण निकालना है। तो रूपांतरण के लिए हम क्या करेंगे? इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ये दोनों मान जो है आपस में बराबर रखेंगे। तीनों वैल्यू इसकी और तीनों वैल्यू उसकी निकालेंगे तो हमें W इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Z जो है वो मिल जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि किसी की के 4 दे दिए, उसके 3 ही पॉइंट दिए, चौथा निकालो। तो 8 पॉइंट है, इसमें से 7 दे दिए, एक को फाइंड आउट करो। उस केस में इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं। लेकिन अगर आपके लिए प्रूफ आ भी जाता है तो प्रूफ में कोई बड़ी बात नहीं है। W इज इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D होता है। उसमें 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, और इनको आपस में एक दूसरे से माइनस करके यहाँ पे पुट कर दो तो आपको इसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम जो है इससे रिलेटेड 1-2 एग्जाम्पल्स करेंगे और जो 1-2 टॉपिक बच गए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।